हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज है हमारे इंटर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्जाम ओरिएंटेड बैच का सेकंड डे। तो आज हमको क्या करना है सर, हमने ना लास्ट क्लास में जनरल पढ़ा था, तो जनरल अभी पेंडिंग है, तो हम जनरल को ही कंटिन्यू करके आज कंप्लीट कर देंगे। तो देखो कैसे होगा। अच्छा, जनरल कौन से सेक्शन में था? फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में था, सेक्शन ए में है आपके। तो जनरल में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने बात किया था कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जनरल एंट्रीज करने के लिए हमको क्या करना होता है। एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को पूरे रूल्स वगैरह है। तो सबसे पहले बोला कि भैया जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए दो अकाउंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एटलीस्ट दो अकाउंट तो इंपॉर्टेंट होती है। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बट दो तो होंगे होंगे। क्यों? इस हाथ दे उस हाथ ले। ओके, अब दो अकाउंट इंपॉर्टेंट होते हैं तो पहले वो आइडेंटिफाई करना, फिर ये देखना कि भैया वो जो अकाउंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, रियल में आ रहे हैं, पर्सनल में आ रहे हैं या नॉमिनल में आ रहे हैं। अब रियल, पर्सनल, नॉमिनल जिस भी कैटेगरी में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका रूल अप्लाई कर देना। रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, पर्सनल का क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये प्रॉपर हमने कल पढ़ा था। मैंने कहा था हम प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि 12-12 15-15 मिनट। नॉर्मल रेगुलर बैच में क्या होता है, रिवीजन करवाता हूँ 12 मिनट 15 मिनट लगता है, ठीक है। बट यहाँ पे अपन इतना नहीं करने वाले हैं। तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम लोग पढ़ के आए होंगे, रिवाइज करके आए होंगे। नहीं करके आए हो तो भैया पहले रिवाइज करो, इस वीडियो को स्टॉप करके पहले रिवाइज करो फिर इसको देखो, ठीक है। हाँ सर, अपना व्यूज कम कर रहे हो, अरे कम कर रहे ऑप्शन नहीं है। तुम्हारा भला जरा जरूरी है ना, तुम्हारी भलाई में ही हम सबकी भलाई है, ठीक है। चलो देखो, मॉडर्न अप्रोच में क्या रहता है। मॉडर्न अप्रोच में सर हमने कैटेगरी डिसाइड किया कि भैया जितने भी आइटम्स है, या तो वो एसेट है, या वो लाइबिलिटी है, या वो कैपिटल है, या वो एक्सपेंस है, या वो इनकम है। अगर वो एसेट है तो एसेट का नेचर होता है डेबिट। हमने रूल बनाया एसेट का नेचर डेबिट होता है। अच्छा, अब डेबिट होता है तो अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करना, और अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करना। लाइबिलिटीज का नेचर हमने डिसाइड किया क्रेडिट होता है। इसका मतलब अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो क्रेडिट करना, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करना। कैपिटल का नेचर क्या डिसाइड किया सर? कैपिटल का नेचर क्रेडिट डिसाइड किया। इसका मतलब अगर आप कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो क्रेडिट करना, और अगर आप कैपिटल क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, किसी रीजन की वजह से कैपिटल कम हो रही है, तो आप कैपिटल को डेबिट कर देना, कैपिटल अकाउंट, सिंपल। अच्छा सर, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट डिसाइड किए। तो जब भी एक्सपेंसेस इनकर किया जाएगा, जब भी खर्चा करोगे तो एक्सपेंसेस डेबिट होगा, रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, ठीक है। और इनकम का नेचर हमने क्रेडिट डिसाइड किया, तो जब भी इनकम रिसीव होगा तो क्रेडिट होगा, टू कमीशन, टू डिविडेंड इनकम, टू इंटरेस्ट इनकम, इस तरीके से। क्लियर है ये वाली चीज? तो ये हमने डिसाइड किया। अच्छा, डिक्रीज का मामला क्या है सर? डिक्रीज, खर्चे डिक्रीज कैसे हो सकते हैं? खर्चे डिक्रीज कैसे हो सकते हैं? मैं कहा खर्चे डिक्रीज नहीं होते। मैंने कहा हर डेबिट का एक ना एक दिन क्या होता है, क्रेडिट होता है। हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है। तो ये जो एक्सपेंसेस और इनकम है ना, इनका रिवर्सल कब होगा? सर देखो, एक्सपेंसेस का ऐसा है, जब आपने खर्चा किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश किया, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर सर ये सैलरी वापस क्लोज कब होगा? ये क्लोज है ना, साल के एंड में आप इसे क्या कर दोगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, क्लोज हो जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सिंपल। हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है। अच्छा सर, सैलरी का आपने बता दिया, रेंट का भी ऐसे हो जाएगा। चलो, एक्सपेंस का ऐसा हुआ, इनकम का भी ऐसे हो गया। मैं कहा हाँ, इनकम्स में भी ऐसे ही है, पहले वो क्रेडिट होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, और ईयर एंड पे क्या करना, इस इंटरेस्ट इनकम को पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, हो गया। जितने भी खर्चे हैं, जितने भी इनकम्स है, वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाती है। चलो सर, ये तो नॉमिनल अकाउंट्स है, इनका तो आपने बताया। रियल अकाउंट्स कैसे क्लोज होते हैं? देखा, रियल अकाउंट्स के मामले में ऐसा होता है कि जैसे आपने बिल्डिंग खरीदा, तो जब बिल्डिंग खरीदोगे तो एसेट है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, तो आपने डेबिट किया, पैसा दिया, इसके बदले में बिल्कुल दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सर, अब ये क्रेडिट कब होगा? मैंने कहा भैया ये जो क्रेडिट होगा ना, ये कब होगा? हर साल एसेट डेप्रिशिएट होती है कि नहीं होती? बिल्कुल। तो डेप्रिशिएशन वैल्यू लॉस है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो लॉसेज आर डेबिटेड, तो डेप्रिशिएशन हमने डेबिट किया। और क्योंकि इससे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है तो एसेट को क्रेडिट किया जाता है, तो टू बिल्डिंग किया, हो गया। ऐसे हर साल थोड़ा 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 करके डेप्रिशिएट लगता जाएगा और एसेट की वैल्यू डाउन होती जाएगी। अच्छा सर, उसके बाद कभी मान लो एसेट बेच दे तो मैंने कहा उस केस में पैसा आएगा, और टू एसेट हमारी बुक से हट जाएगा, तो हट जाएगा तो जितना भी बैलेंस होगा
उससे हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, खत्म, और एसेट हमारी बुक से क्लोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा है, मैथ्स है सिंपल। और सर मैथ्स मत बोलो, फिर हमको डर लगता है मैथ्स से। अरे वो नॉर्मल वाली मैथ्स है रे, बचपन वाली, ठीक है ना, ये 11th-12th वाली मैथ्स नहीं है, नॉर्मल मैथ्स बोल रहा हूँ, प्लस माइनस और कुछ नहीं है। प्लस हुआ है तो माइनस कैसे करना है, प्लस माइनस करके अकाउंट्स क्लोज करना होता है, बैलेंस करना होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़े क्या अपन, आगे बढ़ते हैं सर। ये सब रिवीजन वगैरह हो गया, सब एंट्रीज वगैरह हो गई, मैं इनकी बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अगर इन सब की बात की तो वही 12-15 मिनट अपने को लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, 17th एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। 17 देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दिशा 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर 100 रुपीज। अच्छा, दिशा से पैसे आए हैं कितने, 4900 रुपए, और उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया कितने का, 100 का। तो क्या रहेगा सर, इसका एंट्री रहेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ओके, टू दिशा रहेगा। बिल्कुल सर, पैसा आएगा ना तो कैश अकाउंट डेबिट टू दिशा रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू दिशा। सर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं अगर अपन, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं ना, तो सर डिस्काउंट अलाउड जिस एक तरीके से ना एक्सपेंस हो गया हमारा, ठीक है, एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि दिशा से पैसे आने थे कितने सर, आए तो हैं 4900, 4900, 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, इसका मतलब 5000 रुपए, सॉरी 5000 रुपए टोटल दिशा से आने थे, 4900 रुपए है, 4900 रुपीज रिसीव हुए, और 100 रुपीज का हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, सिंपल हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू गोविंद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो गोविंद को माल बेचा कितने का, 60,000 रुपए की लिस्ट प्राइस है, ओके, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, क्या करेंगे बताओ सर। ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट will not be recorded, ठीक है, उसका कोई एंट्री नहीं होता है। तो सर फिर एडजस्टमेंट कैसे होगा, ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो उसका फिर एडजस्टमेंट कैसे होगा। मैं क्या देखो, 60,000 का माल था ना, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा ना, तो 60,000 में से 60,000 में से माइनस कर दो 10%, कितना आएगा 54,000। तो 54,000 पे तुमको क्या करना है, सेल्स को रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं कि भैया 60,000 का माल बेच रहे हैं डिस्काउंट पे बुक कर रहे हैं, नहीं, ये तो सर हम जो डिस्काउंट बुक करते हैं वो कौन सा होता है, ये ना कैश डिस्काउंट होता है, ये हमेशा कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट होता है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड होता, नहीं, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, तो हमको एंट्री क्या करना, गोविंद को माल बेचा ना, तो गोविंद क्या है, रिसीवर है उस माल का, तो गोविंद अकाउंट डेबिट, गोविंद अकाउंट डेबिट टू क्या करना, सेल्स, टू क्या करना, सेल्स अकाउंट। ओके जी, कितना 54,000, 54,000, ओके जी, गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 54,000, सिंपल। अच्छा मतलब सर इनकम बुक ही कितने पे करेंगे, 54,000 पे करेंगे। ऐसा नहीं कि इनकम 60,000 पे दिखा रहे हैं और फिर 6,000 का डिस्काउंट दिखा रहे हैं, नहीं, इनकम सेल्स की इनकम बुक ही कितने पे करना है, 54,000। ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, अलग से इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ओके है ना। इन बुक सेपरेटली लिख लेना, वरना तुम कहोगे सर इफेक्ट तो दिया है, ये लो जी सेपरेटली, डन। ओके आगे बढ़ते हैं, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया, तो उसका क्या करोगे सर, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो खर्चा है ना, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पे किया ना तो टू कैश अकाउंट, और बैंक से दिया ना तो टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन वाला या तो लिख के देगा, है ना, ऑब्वियसली अपने को तो लिख के देगा, वरना रियल लाइफ में अपने को पता होता है कि कैश जा रहा है तो टू कैश, पैसा बैंक से जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट, सिंपल। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ओके। अच्छा, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तुमको बताना है, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तुमने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया, अब उसके लिए प्रीमियम दे रहे हो, मतलब मैं हूं, मैंने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम LIC करवाया है ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIC करवाया, अब LIC करवाया तो भैया कॉमर्स एजुकेटर्स क्या करें,
कॉमर्स एजुकेटर्स क्या करें? मैंने कहा मैंने क्या किया ना, मैंने अपना LIC पे किया किसके अकाउंट से? कॉमर्स एजुकेटर्स के अकाउंट से, जिसमें है ना तुम लोग पैसा जमा करवाते हो। हाँ 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 बिल्कुल सर, वही वाला ना, कॉमर्स एजुकेटर्स LLP वाला ना। हाँ उसमें पैसा जमा करवाते हैं। बस उसी अकाउंट से मैंने क्या कर दिए, अपना खुद का इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है। तो एक बात बताओ, क्या वो बिजनेस एक्सपेंस था? क्या मेरी लाइफ, हाँ बिजनेस की लाइफ है? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक पर्सनल एक्सपेंस है। तो क्या किया जाए? क्या ऐसे एंट्री मारा जाए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक? नहीं, क्योंकि बिजनेस से पैसा तो गया। ये तो मानना पड़ेगा कि बिजनेस से पैसा गया है तो कैश गया होता तो टू कैश, और क्योंकि मैं कह रहा हूं कि बैंक से गया है तो टू बैंक। ओके, टू बैंक। अब बताओ क्या करोगे? डेबिट में क्या किया जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट या कुछ और? सर ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है, ये अपनी लाइफ का इंश्योरेंस आपका पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या किया जाता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। ओके जी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कितना रुपए? 500 रुपए। कितना रुपए? 500 रुपए। ओके जी, आगे देखो। रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन, रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड क्यों? एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट होता है तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड एंट्री कहलाएगा। तो एंट्री क्या मारेंगे हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू कमीशन अकाउंट। रिसीव्ड हुआ है तो आप चाहो तो ना एक काम करना, जैसे मान लो आप इंटरेस्ट पे भी करते हो और कमीशन मान लो कभी पे भी करते हो, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो सर हम अगर सिर्फ इंटरेस्ट लिख देंगे तो इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड में डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो मैंने कहा फिर तुम एक काम करो ना, इस अकाउंट का नाम दे दो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसका नाम दे दो कमीशन रिसीव्ड, और जब पे करोगे तो नाम दे देना इंटरेस्ट पेड और कमीशन पेड। बड़ा सिंपल है ना। कुछ रूल्स हैं लेकिन है ना ऐसे रिजिड नहीं है, अकाउंट कहीं रिजिड नहीं है कि तुमको है ना इंटरेस्ट अकाउंट ही यूज करना है। नहीं, तुमको अच्छा लगा, तुम आइडेंटिफाई किससे कर रहे हो, बस वो कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन है और कुछ नहीं। ओके देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना? 1500, और कमीशन रिसीव्ड कितना? 1000। टोटल कितना हुआ? 2500 रुपए, 2500। सिंपल। आगे देखो, नेक्स्ट 22, sold goods for cash of the list price of 20,000 at the 10% trade discount and 3% cash discount। अच्छा सर, माल कैसे बेचा है? माल बेचा है कैश में। लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस है 20,000। लिस्ट प्राइस है कितना? 20,000। ओके, ट्रेड डिस्काउंट 10%, नॉट टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। 3% कैश डिस्काउंट भी। अच्छा, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप हमको अर्ली पेमेंट कर रहे हैं तो हम आपको कैश डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो सबको दिया जाता है, जैसे कि आप लोग मुझसे क्लास लेने के लिए आए, मान लो परचेज करने आए, ठीक है, तो मान लो एक तो हम कहते हैं कि भैया ऑफर है, ठीक है ना, ऑफर है और 5,000 रुपए की क्लास आपको 4,000 में मिल रही है, 4,500 में मिल रही है, जो भी वॉट एवर, तो आपको ऑफर है। तो ये ऑफर सबको है, सबको शो हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी मैं अपनी जो सेल्स बुक करूंगा वो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूंगा? 5,000 पे करूंगा या 4,000 या 4,500 जो मेरा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद अमाउंट होगा? सर ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद जो अमाउंट होगा मैं उसी पे रिकॉर्ड करूंगा अपनी सेल्स, 5,000 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑफर निकाल रखा है। तो वो ट्रेड डिस्काउंट है, वो सबको मिल रहा है। अच्छा, कैश डिस्काउंट क्या होता है? कोई बच्चे ने बोला कि सर प्लीज देख लीजिए ना, थोड़ा सा मैं ना थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हूं, है ना, जेन्युइन बंदे के साथ। तो मैं उसे क्या कहता हूँ, मान लो मैं उसे कहता हूँ, मान लो है ना, मान लो मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है एक काम करो बेटा, तुम 5,000 की जगह तुम मुझे है ना 2,000 पे कर दो, 3,000 तुमको डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? ये क्या हो रहा है? ये हालांकि अर्ली पेमेंट पे होता है लेकिन ये डिस्काउंट की कैटेगरी में शो करूंगा मैं, ये नॉर्मल डिस्काउंट। या तो ये हो गया, या मैं कहूँ कि एक काम करो बेटा, देखो ऐसा है, या मैं अपनी पॉलिसी रखता हूँ कि देखो 5,000 रुपए में माल बेचता हूँ, 15 दिन में आप पेमेंट कर सकते हैं, हाँ लेकिन अगर आप 5 दिन में पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको डिस्काउंट अलाउ कर दूंगा। तो वो जो 5 दिन में अर्ली पेमेंट पर जो डिस्काउंट हो रहा है दैट इज ऑल्सो कैश डिस्काउंट। तो डिपेंड करता है ना कि ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए, अब क्या करें सर? इसकी एंट्री करते हैं, सोचो करो एंट्री क्या होगी।
हाँ सर आप डिस्काउंट देते हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं देते हम लोग, जो रेट है बस वही है, ठीक है, बाकी कोई डिस्काउंट नहीं, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे हमको सब कुछ मिल रहा है यार, ठीक है। देखो अब सॉल्ट गुड्स फॉर कैश मतलब फिक्स रेट है ना, जो रेट रखना होता है वो अपन पहले रख देते हैं। सर प्रमोशन कर रहे हो, बिल्कुल करना पड़ता है भैया, अपने धंधे का प्रमोशन नहीं करेंगे तो क्या बाजू वाले का करेंगे क्या? देखो सॉल्ट गुड्स फॉर कैश, कैश में माल बेचा तो सिंपल एंट्री क्या बनता है, पहले एंट्री लिखो वैल्यूज बाद में। अच्छा देखो एंट्री तो ऐसा बनता है कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट भी है ना कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अच्छा ये कैश और डिस्काउंट है ना, हमेशा ध्यान रखना जय और वीरू होते हैं। जय और वीरू मतलब शोले मूवी देखिए, शोले मूवी, उसमें दो दोस्त है ना, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, है ना, तो वो वाला सीन है। ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, ये दोनों हमेशा साथ में। अगर कैश और डिस्काउंट को आपको एंट्री में लिखना है, तो अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो रहा है ना तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, सिंपल। हाँ रेक्टिफिकेशन में अलग बात है, रेक्टिफिकेशन में कुछ भी हो सकता है ना, रेक्टिफिकेशन में कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो किसी अकाउंट को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। बाकी नॉर्मल जनरल एंट्री में कैश डिस्काउंट दोनों साथ में आएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये मैंने एंट्री कर दिया। अब आती है बात अमाउंट की, अमाउंट कितना, लिस्ट प्राइस कितना है 20,000, तो क्या मैं सेल्स 20,000 पे रिकॉर्ड करूं? नहीं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है ना, तो अपन क्या करेंगे, सेल्स को 90% पे रिकॉर्ड करेंगे 10% लेस करने के बाद। तो कैलकुलेटर पे आप क्या कर सकते हो, देखो 20,000 लिखा और माइनस 10% भी कर सकते हो या इंटू 90% भी कर सकते हो। ओके कभी कभी है ना तुमको अगर कैलकुलेटर नहीं आता ना, तो मैं एक दिन क्या करूंगा, कैलकुलेटर की क्लास भी अपलोड कर दूंगा, है ना, तो ध्यान रखना कैलकुलेटर क्लास भी अपलोड कर देंगे ताकि तुमको कैलकुलेटर चलाना है। मुझे लगता है कि काफी स्टूडेंट को कैलकुलेटर चलाना नहीं आता होगा, कोई ना देखते हैं। तो 18,000 ये लो जी 18,000 रुपए। सर कैलकुलेटर भी कोई क्लास होती है क्या? हाँ पूरा 1 घंटा लग जाता है मान के चलो ना। ये लो सेल्स तो हमने रिकॉर्ड कर दिया 18,000, अब 18,000 की सेल्स है, 3% का कैश डिस्काउंट हुआ, तो 18,000 का 3% कितना होगा, 18,000 का 3% कैश डिस्काउंट, तो 18,000 इंटू 3% 540। बाकी अमाउंट कैसे आएगा, माइनस इक्वल टू कर दो, बाकी अमाउंट आ जाएगा, माइनस का बटन और इक्वल टू का बटन, 17,460 रुपए। ओके डन है, चलिए तो ये एंट्री भी हो गया। तो अंदर है ना कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स को कितने पे रिकॉर्ड करना, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट रहेगा हम उसको पे अपना इनकम बुक करेंगे। फिर अगर आप कैश डिस्काउंट भी अलाउड कर रहे हो तो यस उस कैश डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस बुक किया जाएगा और बाकी का अमाउंट आपको रिसीव हो गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट। नाउ बॉट अ टेबल फैन फॉर ₹500, अब आपने टेबल फैन खरीदा, कितने में खरीदा, 500 रुपए में, क्या करोगे, टेबल फैन अकाउंट डेबिट है ना, ऑब्वियसली टेबल फैन अकाउंट डेबिट। नहीं सर अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट कुछ आ भी नहीं रहा है सर उसके अलावा, खरीदा है तो खरीदा है, आप कहते हो सर पैसा गया है तो टू कैश तो होगा। अब डेबिट क्या किया जाए, डेबिट क्या किया जाए, टेबल फैन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या करें, सोचो, हाँ सोचो सोचो, सर आप ही बता दीजिए, मैं कहा सुनो हम अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा टेबल फैन अकाउंट डेबिट, तो इसका तो अकाउंट ओपन हो गया, अकाउंट अगर एंट्री पास किया तो लेजर में भी जाएगा, हाँ सर लेजर में भी जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप आगे तो बढ़ेगा ना क्योंकि हमको फाइनल अकाउंट तक पहुंचना है। तो जर्नल देन लेजर, फिर सर लेजर में गया है तो उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में भी जाएगा, बिल्कुल ट्रायल बैलेंस के बाद सर वो P&L और बैलेंस शीट में भी जाता है ना। तो टेबल फैन है तो हमारी एसेट हुई तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होगा कि हमारे पास एक टेबल फैन है। हाँ तो ऐसे हर चीज का लिखना फिर तुम, है ना, हमारे पास 2 ट्यूबलाइट है, 4 बल्ब हैं, ठीक है, ऐसा लिखना है क्या, 4 एसी है, मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं एसेट्स में क्या दिखा रहा हूँ, 2 बल्ब है, 2 ट्यूबलाइट है, 4 बल्ब हैं, एक टेबल फैन है, एक कूलर है, 2 एसी हैं, क्या इस तरीके से मेरी बैलेंस शीट में एसेट्स होंगी? भैया ऐसी नहीं होंगी, है ना, ये गरीबों वाली एसेट नहीं बना, तुमको बैलेंस शीट नहीं बनाना है। तुम क्या करोगे, टेबल फैन है ना, ऑफिस इक्विपमेंट नाम दे दो, क्या नाम दोगे, ऑफिस इक्विपमेंट। ये सब जितने भी चीजें ना, ये सब ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर फिक्चर्स वगैरह ये सब ठीक है, बाकी ऑफिस इक्विपमेंट, डन, ऑफिस इक्विपमेंट। अब टेबल खरीदता हूं तो मैं ऐसे तो लिखूंगा टेबल अकाउंट डेबिट, नहीं, है ना, उसमें फर्नीचर में डालूंगा ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट,
कितना 500 रुपए टू कैश अकाउंट 500 रुपए, डन हो गया। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा करवाया। पैसा बैंक में जमा करवाया तो क्या एंट्री करोगे सर? पैसा बैंक में जमा करवाया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बिल्कुल सर बैंक बैलेंस बढ़ गया। और कैश, कैश कम हो गया ना, कैश और बैंक दोनों एसेट है। ओके, एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट कम हो रही है। कौन सी एसेट बढ़ रही है सर? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो जो एसेट बढ़ रहा है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, तो ये लो जी बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। कौन सा एसेट कम हो रहा है? कैश कम हो रहा है, ये लो जी कैश को क्रेडिट कर लिया। सिंपल सिंपल रूल है ना मॉडर्न अप्रोच का। कितना? 3000। अच्छा नेक्स्ट क्या है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल के लेके आए, तो निकाल के लेके आए तो कैश बढ़ेगा, कैश बैलेंस, और बैंक बैलेंस कम होगा। तो एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कितना? 2000। कितना? 2000। ओके सिंपल, कैश बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया। अच्छा मजे की बात, इनको नाम क्या दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या नाम देंगे? कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक तरफ बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक तरफ बैंक दूसरी तरफ कैश हो रहा है, बोथ साइड, दोनों एक साइड में नहीं, इट इफेक्ट्स बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट, वो भी बोथ साइड। तो एक तरफ कैश, डेबिट में कैश और क्रेडिट में बैंक, या फिर इसका ऑपोजिट, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोलोगे? कॉन्ट्रा, कंपाउंड नहीं, कॉन्ट्रा एंट्रीज। ओके जी, नाम है जी और कुछ नहीं, नाम दे दिया इन्होंने, ठीक है ना। देखेंगे कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है। When check or draft received from Chandu are deposited into bank on the same day, चेक जमा करवा दिया कब? सेम डे। सेम डे चेक मिला और उस चेक को जमा करवा दिया बैंक में। अब जैसे सेम डे जमा करवा दिया ना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम हमारी बुक्स में बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। सर चेक क्लियर होने में तो 2-3 दिन लग जाते हैं ना, लग जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग तो क्या करेंगे, हम हमारे यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू क्या करना? टू देने वाला कौन? चंदू, चंदू के चाचा ने, है ना, वो वाला चंदू, बिल्कुल वही वाला चंदू। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चंदू अकाउंट। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। When check or draft received from Chandu are not deposited into the bank on the same day, अब बताओ क्या करोगे? सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया, नॉट डिपॉजिटेड ऑन द इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। अब क्या करोगे? सर सेम डे नहीं करवाया तो बैंक अकाउंट डेबिट तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे? कुछ बोलेंगे सर चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कुछ बोलेंगे सर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू चंदू कर दो सर, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू चंदू कर दो सर। मैं कहा अच्छी बात है, हो सकता है तुम लोग कभी करते भी होंगे ऐसा, बट अब हम क्या करेंगे? अब हम ये चेक इन हैंड अकाउंट के जगह सिंपल कैश अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू चंदू, ऐसा लिख के कट कर देना। कैश, सर उस चेक को कैश के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाएगा, बिल्कुल उसको कैश के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाएगा। तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू चंदू, कितना? 4000। उस चेक को कैश की तरह डील करना। फिर नेक्स्ट डे जब, या उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, 2-4 दिन बाद जब उस चेक को ले जाके बैंक में जमा करवा दोगे ना, तो आप एंट्री क्या मारोगे? तो आप एंट्री मारना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उस दिन क्या करना? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कर देना। इससे क्या होगा? इन दोनों एंट्रीज का नेट रिजल्ट क्या रहेगा? कैश एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, खत्म। एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट, खत्म। नेट क्या बच गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू चंदू। नेट क्या बच जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चंदू। टू चंदू करने से क्या होता है? टू चंदू करने से चंदू का अकाउंट हमारे यहाँ जो ओपन होगा वो क्लोज हो गया होगा, क्योंकि चंदू ने पैसा क्यों दिया? क्योंकि चंदू से हम पैसा मांगते होंगे। तो अभी चंदू को जैसे ही क्रेडिट किया ना, चंदू को जैसे ही क्या किया? क्रेडिट किया ना, उसका अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, समझ में आया? और बैंक बैलेंस बढ़ गया हमारा। नेक्स्ट चलिए, लिली डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट 7000। लिली ने क्या किया? अपने अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा करवा दिया। बहुत अच्छी है ना, लिली सो स्वीट, है ना, ऐसे बोलते हैं क्या?
ठीक है, ये तो तुम जानो। खैर, मेरे को तो पैसा दिया ना, तो इसलिए बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। लिली डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन और बैंक अकाउंट। सर बहुत पैसा पैसा करते हो, तुम भी करोगे, करते ही होंगे, है ना। चलो देखो, डिपॉजिटेड इन और बैंक, पैसा जमा करवाया, तो सर बैंक में जमा करवाया ना, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, बिल्कुल बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लिली, बैंक अकाउंट डेबिट टू लिली, ठीक है, ओके। तो लिली से भी कोई पैसा मांगता होगा मैं, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया, लिली ने पैसा दिया, तो मैंने कर दिया एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू लिली अकाउंट, कितना 7000। ओके नेक्स्ट देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम चीनू 5000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। चेक रिसीव हुआ चीनू से, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा भी करवा दिया, तो बैंक टू चीनू हो गया होगा फिर तो। हाँ सर, अगर सेम डे नहीं भी जमा करवाया तो भी क्या है, पहले कैश टू चीनू किया होगा, फिर अगले दिन जब बैंक गए होंगे तो बैंक टू कैश कर दिया होगा अपन एंट्री, तो अल्टीमेटली बैंक टू चीनू हो गया कि नहीं हो गया, हो गया होगा। बट वो है ना डिसऑनर हो गया है, अरे अरे वो चेक डिसऑनर हो गया। हाँ, चीनू से कोई पैसा मांगते होंगे, चीनू को सपोज करो कोई माल बेचा होगा अपन ने या सर्विसेज दी होगी, तो चीनू अकाउंट डेबिट टू, मान लेता हूं सेल्स, ठीक है ना, मान लेता हूं सेल्स, चीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या तो माल बेचा होगा या सर्विसेज दी होगी। अब फिर मेरे पास चीनू से पैसा आया, मान लो चेक मिला और मैंने सेम डे बैंक में जाके जमा भी करवा दिया, तो मैंने एंट्री मारा बैंक अकाउंट डेबिट टू चीनू। ऐसा करने से चीनू अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। ऐसा करने से चीनू अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। एक बार डेबिट हुआ था, एक बार क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, बाउंस हो गया। चीनू के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, चीनू के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, क्या करें सर, चीनू के अकाउंट में पैसे नहीं है, चेक काय को दिया रे, दे दिया दे दिया, अब फालतू में चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। अब बाउंस हो गया तो मैं अपनी बुक में क्या एंट्री करूं, तो मैंने देखो क्या किया था, जो भी मैंने काम किया था ना उसको रिवर्सल करना होगा। सिंपली जो भी मैंने काम किया था ना, मैंने उसको रिवर्सल करना है। मैंने जब चेक मिला था तो बैंक टू चीनू किया था ना, मैंने चीनू का अकाउंट क्लोज कर दिया था, बट अभी चीनू से पैसा आना है, तो चीनू अकाउंट डेबिट, वापस डेबिट कर दिया। वापस डेबिट करने का मतलब क्या हो गया, चीनू को वापस हमने अपनी एसेट ट्रीट कर लिया है, पैसा ना दो फिर भी मैंने एक बार क्या कर लिया है, एसेट ट्रीट कर लिया है कि इन फ्यूचर से पैसा आएगा, अभी आना बाकी है। तो बैंक क्यों किया, क्योंकि पहले मैंने बैंक डेबिट कर दिया था, बट एक्चुअली तो वो चेक बैंक में जमा हुआ ही नहीं, वो अमाउंट तो बैंक में जमा हुआ ही नहीं, तो वापस मैंने क्या कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। डेबिट किया, बैंक बैलेंस बढ़ गया था अपनी बुक के अंदर, एक्चुअल नहीं बढ़ा था, हमारी बुक में बैंक बैलेंस बढ़ गया था, एक्चुअल नहीं बढ़ा। चेक, क्योंकि चेक बाउंस हो गया तो हमने वापस अपनी बुक में बैंक बैलेंस को कम कर दिया, सिंपल। तो चीनू अकाउंट डेबिट टू बैंक 5000, चीनू अकाउंट डेबिट टू बैंक 5000। ओके नेक्स्ट, पेड वेजेस बाय इश्यू ऑफ चेक, पेड वेजेस बाय इश्यू ऑफ चेक, वेजेस का पेमेंट किया तुमने, कैसे, किसके थ्रू, चेक के थ्रू किया, साफ साफ दिख रहा है, चेक के थ्रू पेमेंट किया है। तो पहले बात तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो वेजेस अकाउंट डेबिट जाएगा, और क्योंकि तुमने चेक के थ्रू दिया है तो टू बैंक अकाउंट जाएगा, कितना, 1000। सर एक बात बताओ, मैं कहा क्या, जब चेक मिलता है तब तो आपने कहा था कि सेम डे बैंक में जमा करवा रहे हो या सेम डे बैंक में जमा नहीं करवा रहे हो। अगर सेम डे बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक डेबिट होगा, और सेम डे नहीं करवाते तो कैश डेबिट हो रहा है। सेम वैसे ही आपने जब चेक दिया, आपने जब चेक दिया किसी को, तो आप डायरेक्टली टू बैंक कर रहे हो। अरे सामने वाले से पूछो तो सही कि उसने सेम डे बैंक से जमा करवाया है कि सेम डे बैंक में जमा करवाया है कि नहीं करवाया। अच्छा, मान लो अगर ऐसा होता कि मैंने किसी को चेक दिया, और अब मेरे को अकाउंटिंग एंट्री इस पर डिपेंडेंट हो जाता कि सामने वाले का एक्शन क्या है, सामने वाले ने उसको बैंक में जमा करवाया कि नहीं कराया, तब तो बहुत दिक्कत हो जाता। कैसे, मैं कहता हराम भाई साहब अभी यहाँ से गया, 1 घंटे बाद भाई तूने चेक बैंक में जमा करवाया कि नहीं कराया, फोन करके पूछ रहा हूँ, फिर 1 घंटा और हुआ, फिर भाई तूने चेक जमा करवाया कि नहीं करवाया, तूने चेक जमा करवाया कि नहीं करवाया। रात को 12 बजे भी कॉल करके पूछ रहा हूँ, भाई सो गया क्या, एक बात बताना यार, एंट्री मारनी थी, तूने आज दिन में है ना चेक डिपॉजिट करवाया था कि नहीं करवाया। वो आके ना अगले दिन तुमको जूते मारेगा, ठीक है।
तो वो वापस बैंक वालों को बोलेगा तू उसका चेक दे, अभी कभी इसको वापस लौटाते हैं। कहने का मतलब है बार बार नहीं पूछना, उसको कुछ नहीं करना। अपने यहां से अगर अपन ने चेक किसी को दे दिया तो मान के चलना वो अपने बैंक से पैसा निकलवाएगा। तो टू बैंक अकाउंट करके चलना, क्लियरली टू बैंक अकाउंट पहले दिन से ही करके चलना, टू बैंक अकाउंट। ओके डन। भले ही वो अभी आज पैसा निकलवाए कि नहीं निकलवाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो टू बैंक अकाउंट ही करना है। क्लियर है? जब चेक इश्यू कर रहे हैं तो टू बैंक ही आएगा, जब चेक रिसीव हो रहा है तो देख लेना सेम डे जमा करवाए कि नहीं करवाए। ओके नाउ आगे देखते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक। ओके तो इंटरेस्ट खर्चा है ना, बैंक ने चार्ज किया है तो खर्चा है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री मारो, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक ने चार्ज किया मतलब बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा मेरा, तो 600 रुपए। तुम्हारे भी बैंक बैलेंस कम होता होगा ना, कुछ चार्जेस हो गया, कुछ एटीएम वगैरह के चार्जेस हो गए, तो उससे बैंक क्या करता है, बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके यहाँ पे इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। नाउ इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, बैंक ने तुमको इंटरेस्ट दिया है तो हमको इंटरेस्ट मिला है, हमको मिला है, तुम्हारी इनकम है, इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो पहले तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, और टू इंटरेस्ट इनकम लिख दो या इंटरेस्ट रिसीव लिख दो, जो तुम्हारी इच्छा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेकिन लिखो ना तो एक जैसे लिखना, इंटरेस्ट इनकम वर्ड यूज कर रहे हो तो इंटरेस्ट इनकम ही यूज करना, इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड यूज कर रहे हो तो हर बार रिसीव्ड यूज करना, वरना हमारे अकाउंट कैसे मैच होंगे। कभी इंटरेस्ट मिला तो तुम इंटरेस्ट इनकम अकाउंट कर रहे हो, कभी इंटरेस्ट मिला इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट कर रहे हो, दो अलग अलग अकाउंट क्यों ओपन करना है। ठीक है 800 डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, लालू। हु ऑड, ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब क्या होता है, हैव टू पे। लालू हु हैव टू पे या हु हैज टू पे अस 10,000 रुपीज। ओके जो हमको 10,000 रुपए देने वाला है इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, एंड 40 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, और उसकी एस्टेट उसकी एसेट से, संपत्ति से है ना, कितना मिला, केवल रिकवर कितना हो पाया उससे, 40 पैसा इन अ रुपी। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 60। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 60। हाँ सर 60 होते हैं, कुछ कुछ बच्चों के एक रुपए में 60 पैसे होते हैं। काम करना, एक रुपए में अगर 60 पैसे होते हैं ना तो बाकी के बच्चे मैं तुमको, हाँ बाकी के बच्चे 40 पैसे मुझे दे देना, ठीक है ना, तुम समझ रहे हो। ठीक है क्लियर है वाली चीज। एक रुपए में वो एक मिनट में होते हैं भैया 60 सेकंड, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब 100 पैसे में से तुमको 40 पैसा मिला, 100 पैसे में से तुमको 40 पैसा मिला, मतलब केवल 40% मिला ना, बाकी 60% क्या हो गया, डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया बेचारा, ठीक है ना, दिवालिया निकल गया उसका। तो अभी तुमको 40% मिल रहा है, वो भी बड़ी बात है, तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करोगे क्या, अभी तुम उसको डिस्काउंट दे रहे हो क्या, मतलब मुझे अपने ऐसे दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये तुम उसको डिस्काउंट देना चाहते थे, नहीं सर, जबरदस्ती हो गया सर, ये तो पैसा डूब गया सर, डिस्काउंट नहीं दिया सर, पैसा डूबा है, पैसा डूबा है तो डिस्काउंट मत करना, डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। ओके टू लालू, लालू का अकाउंट अपनी बुक से क्लोज कर रहे हैं। ओके कितने रुपए था, 10,000 था, 10,000 में से कितना मिला, 40 पैसा इन रुपी मिला, तो 10,000 का 40% तुमको रिसीव हो गया, 10 पैसा इन रुपी मतलब 40%। ओके 100 रुपीज में 100 पैसे में से 40 पैसा तुमको मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 4,000 और बैड डेट कितना 6,000, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू लालू। ओके आगे बढ़ते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, पुराने न्यूज़पेपर थे, रद्दी मतलब हर दिन न्यूज़पेपर मंगवाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब पूरा महीने का इकट्ठा हो जाता है तो रद्दी वाले को बेच देते हैं। तो पुराने न्यूज़पेपर जब अपन ने बेचे तो अपने पास पैसा आएगा, गोलगप्पे के पैसे आ रहे हैं सर, तुम लोग भी रद्दी बेचते होंगे ना, तुम लोग भी पक्का बेचते होंगे, और कोई काम करो ना करो तुम घर का रद्दी बेचने का काम तुम जरूर करते हो, क्योंकि पैसा मिलता है तुमको,
है ना, तुम्हारी पॉकेट में, पॉकेट में तो नहीं बोलेंगे हाँ, गोलगप्पे खिलाने का तुमको पैसा मिल जाता है, खिलाने का या खाने का, दोनों, खाने खिलाने दोनों का पैसा मिल जाता है रद्दी से। ठीक है, तो 100 रुपए तुमको मिले तो कैश अकाउंट डेबिट किया तुमने। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, टू, बेचा क्या है सर, ओल्ड न्यूज़पेपर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर कर दूं क्या, टू ओल्ड न्यूज़पेपर कर दूं क्या, बोलो बोलो, कर दूं क्या। मैं कहा कर दो सर, कई बच्चे कहते हैं कर दो, मैं कहा यार एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे ओल्ड न्यूज़पेपर कर दिया क्रेडिट, तो इसका अकाउंट तो हमारी बुक में क्रेडिट हो गया ना, ओपन हुआ ना, क्रेडिट बैलेंस के साथ ओपन हुआ ना। हाँ सर। अब क्रेडिट बैलेंसेस किसके होते हैं सर, क्रेडिट बैलेंसेस तो इनकम्स के होते हैं, लाइबिलिटीज के होते हैं, और कैपिटल के होते हैं। और डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस सर एक्सपेंसेस के होते हैं, और एसेट का होता है। ठीक है, बट तुमने इसको क्रेडिट किया, तो ये टू ओल्ड न्यूज़पेपर तुम्हारी इनकम है। हाँ सर, पैसा मिला, इनकम है। ओके, लाइबिलिटी तो नहीं है ना, नहीं लाइबिलिटी तो नहीं, कैपिटल नहीं, बिजनेस में कोई कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया नहीं, तो ये अपना क्या है, इनकम हुआ, है ना। उस इनकम का नाम तुम ओल्ड न्यूज़पेपर रख रहे हो, फिर इनकम को तो पेंडल में ट्रांसफर करोगे, तो ईयर एंड पे जब तुम पेंडल बनाओगे तो क्या करोगे, क्रेडिट साइड में, इनकम वाली साइड में क्या लिखोगे, बाय ओल्ड न्यूज़पेपर। अच्छा लगेगा क्या, क्या तुमको पता चल रहा है क्या हुआ यहाँ ओल्ड न्यूज़पेपर के साथ, है ना, क्या तुमको पता चल रहा है ओल्ड न्यूज़पेपर के साथ क्या हुआ। नहीं सर, क्या इससे पहले कभी इस अकाउंट को क्रेडिट करने से पहले कभी ओल्ड न्यूज़पेपर का अकाउंट ओपन था क्या, नहीं सर। सर हमने न्यूज़पेपर खरीदे थे तब न्यूज़पेपर डेबिट नहीं, वो नॉर्मल एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर का ऐसा न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट नहीं करने का जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब्सक्रिप्शन नाम से आप कर सकते हो, बट उस टाइम भी न्यूज़पेपर नहीं लिखा जाएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट होता है उस टाइम भी। और अब जब तुम बेच रहे होंगे ना, तब भी न्यूज़पेपर का नाम मत लेना, ये छोटी मोटी चीजों का ऐसा नाम नहीं लेता। इसके लिए तुम क्या कर दोगे, मिसलेनियस इनकम, क्या कर दोगे, मिसलेनियस इनकम, सिंपल। ओके, ओल्ड न्यूज़पेपर मत करना, क्या लिखोगे, मिसलेनियस इनकम, कितने का, 100 रुपीज, ये लो जी 100 रुपीज। तो यहाँ पर भी ओल्ड न्यूज़पेपर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, मिसलेनियस इनकम, पीएनएल के अंदर क्या दिखा दोगे, मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस रिसिट्स वगैरह इस नाम से आ जाएगा। ये छोटी मोटी जो चीजें आती रहती है कमाई की, वो सब इस तरीके से हम दिखा देंगे। डन है क्या, बिल्कुल सर डन है। चलिए, पेड टू टप्पू 900 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 10,000। टप्पू से हम कितना मांगते थे, हम नहीं मांगते थे, हमने पे किया तो टप्पू हमसे मांगता था, तो 1,000 रुपए मांगता था, फुल सेटलमेंट में 900 रुपए दे दिए, तो टप्पू अकाउंट डेबिट, कितने से करोगे, 900 से या 1,000 से, 900 से या 1,000 से। सर टप्पू को पे किया है कितना, 900, कैश कितना कम हो गया, 900, तो टप्पू को डेबिट कर दो 900 से, नहीं, टप्पू तुम्हारी लाइबिलिटी था 1,000 रुपए से, तो टप्पू डेबिट कितने से होगा, 1,000 से, तुम्हारी लाइबिलिटी था मतलब तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस था उस टाइम, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पहले तुमने टप्पू को क्रेडिट किया होगा, अभी टप्पू डेबिट हो रहा है क्योंकि तुम्हारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, लेकिन टप्पू को अपनी बुक से कितने से हटाना, 1,000 से, पेमेंट कितना किया उसको, सिर्फ 900, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब क्या करोगे सर, ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट का यूज करते हैं, अभी डिस्काउंट मिला है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना, 100, समझा क्या, कैश डिस्काउंट साथ में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं सर, जय वीरू की तरह, धर्मेंद्र और अमिताभ की तरह। ओके देखो, परचेज एंड ओल्ड मशीनरी फॉर ₹10,000, एक ओल्ड मशीनरी खरीदा 10,000 में, उस पर 500 रुपए उसको लाने का खर्चा कर दिया, 500 रुपए उसको लाने का खर्चा कर दिया, 2,000 उसका इमीडिएट रिपेयर का खर्च दिया, मतलब पुरानी मशीनरी खरीदा तो क्या किया, लाने का खर्चा, रिपेयरिंग का खर्चा, फिर वो वर्किंग कंडीशन में आ गई होगी। ठीक है, तो आप क्या एंट्री करोगे, सोच के बताओ, क्या आप ऐसा एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, लिखना नहीं अभी, रिपेयर अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट। क्या ऐसी एंट्री करोगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कैरेज, रिपेयर, ये सब नहीं करना होता है। देखो, जब कोई आप एसेट खरीदते हो और एसेट को उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के खर्चे करते हो, तो वर्किंग कंडीशन तक लाने के खर्चे मतलब रेडी टू यूज तक के जो भी खर्चे हैं वो कैपिटलाइज करने होते हैं। रेडी टू यूज तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटलाइज करने होते हैं। तो मशीन अकाउंट डेबिट हो, कैपिटलाइज मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड करना होगा। फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस incurred up to asset get ready to use, asset get ready to use, put to use नहीं, ready to use, put to use टैक्स में चलता है। ready to use मतलब यूज करने के लिए रेडी है, तुम यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुमने एक्चुअल यूज कब चालू किया, अकाउंट को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अकाउंट कहता है भैया तुम साल भर यूज नहीं करोगे तो क्या हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो रेडी टू यूज, पड़ी पड़ी पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे रेडी टू यूज इंपॉर्टेंट है। रेडी टू यूज तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10,000 तुम मशीनरी जिससे खरीदा उसको देकर आए, 500 रुपए गाड़ी भाड़े के दे दिए, ठीक है, 2,000 रुपए रिपेयरिंग के दे दिए, तो टोटल कितना बैठा सर? ये 12,500 बैठ गया, 12,500। और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 12,500। अब इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं कि भाई इससे जो इसको हम उधारी खरीद के लेके आए इधर और इसको कैश में दे दिया, तो आप कर सकते थे मशीन अकाउंट डेबिट 12,500 टू कैश अकाउंट कितना, ये जो कैश में दिया है ना 2,500 टू कैश कर देना और बाकी का सप्लायर के नाम से लिख देना टू सप्लायर 10,000, वो हो सकता है। बट मशीनरी डेबिट कितने से होगा? पूरे 12,500 से होगा। और वो भी कैसा? कैश में जा रहा है जितना टू कैश करना, और अगर उधारी लेके आए हो तो टू सप्लायर कर देना, सिंपल। अब गाड़ी भाड़े वाले को थोड़ी ना इतने गए गुजरे थोड़े ना कि हाँ सर ये भी उधारी होता तो इसमें क्या लिखते। अब गाड़ी भाड़े वाले के 500 रुपए उधार रखोगे तुम? नहीं। चलो अभी देखो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, विड्रॉ कैश ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए तुमने क्या किया है? विड्रॉ किया है। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। किया क्या है? कैश, एसेट और गुड्स। क्या एंट्री करोगे? देखो पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज विड्रॉ कर रहे हो, पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस के रिसोर्सेज तुम बिजनेस से बाहर लेके जा रहे हो, चाहे कैश ले जा रहे हो, कोई एसेट ले जा रहे हो या गुड्स लेके जा रहे हो, तो हमेशा क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करना। ड्रॉइंग्स अकाउंट आगे चल के क्या होता है? आगे चल के ये जो ड्रॉइंग्स अकाउंट है ना कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। इससे आपकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। कोई सोच रहा हो कि ड्रॉइंग्स अकाउंट कैसे क्लोज होता है? सर आपने बताया था हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है। तो ड्रॉइंग्स जो हम डेबिट कर रहे हैं वो रिवर्स कब होगा? वो क्लोज कैसे होगा? तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होकर वो क्लोज हो जाता है। तो कैपिटल हो गई कम, ड्रॉइंग्स हो गया क्लोज, सिंपल। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा सब में, चाहे तुम कैश विड्रॉ कर रहे हो, चाहे तुम कोई एसेट विड्रॉ कर रहे हो, चाहे तुम गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट तो डेबिट होगा। ओके सर, डन है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। टू क्या करें? अगर तुम बिजनेस से कैश लेके जा रहे हो तो कैश बैलेंस कम हो रहा है ना, तो टू कैश अकाउंट कर देना। अगर तुम बिजनेस से कोई एसेट लेके जा रहे हो तो अपनी बिजनेस बुक से तुमको उस एसेट को हटाना होगा, एसेट कम करना होगा, और एसेट का नेचर डेबिट होता है और कम करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर तुम गुड्स लेके जा रहे हो, अब क्या करोगे? जब बिजनेस में तुमने गुड्स खरीदा था तो क्या एंट्री किया था? सब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होता है, बस। तो अभी ध्यान रखना, तुम क्या करना, उस परचेज जो तुमने डेबिट कर रखा है उसको ही क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, सिंपल। जो परचेज किया था वही क्रेडिट हो जाएगा। नाउ कितना कितना अमाउंट है लिख देता हूं, 5,000, 15,000 और 10,000। ओके, डन है। चलिए, क्लियर है वाली चीज? हाँ सर, डन। नाउ गुड्स गिवन अवे एट चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एट चैरिटी। चैरिटी में तुमने गुड्स दे दिया तो क्या करोगे? चैरिटी दिया ना, तो खर्चे के नाम पे क्या लिखना? किस चीज का तुमने खर्चा किया है? सर चैरिटी नाम से हमको
एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। चैरिटी अकाउंट डेबिट 2000 टू चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या करना सर, टू करेंगे हम गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तो गुड्स दिया ना, खरीदा हुआ गुड्स, हाँ सर खरीदा हुआ गुड्स दिया है तो टू परचेजेस ओके, टू परचेजेस। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब तुम माल खरीदते हो, क्या एंट्री करोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट करते हो कि नहीं करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट करते हो कि नहीं करते हो? हाँ करते हैं सर। अब इस खरीदे हुए माल का तुम क्या कर सकते हो? सर हम इस खरीदे हुए माल का ना, जिससे खरीदा है उसको लौटा सकते हैं, रिटर्न टू सप्लायर, जिससे खरीदा है उसी को लौटा सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम सेल कर सकते हैं, कैन बी सोल्ड, या हम उसको खरीदे हुए माल को बेच सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज इट इज, यूज कर सकते हैं एज इट इज यूज कर सकते हैं। अब एज इट इज यूज करें या क्या करें, मतलब क्या करना होगा, मतलब आप कहते हो ना सर हर डेबिट का एक नए दिन क्रेडिट होता है, तो जब माल खरीदा उसका हुआ क्या क्या, अगर सप्लायर को लौटाते हो तो एंट्री क्या करोगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न करोगे। परचेज को क्रेडिट मत करते ना, तुम कहो कि हर डेबिट का क्रेडिट होता है, परचेज की जगह हम वर्ड क्या यूज करते हैं, परचेज रिटर्न यूज करते हैं ओके ठीक है। और फिर परचेज रिटर्न आगे चल के परचेज के थ्रू एडजस्ट हो जाता है। कैन बी सोल्ड, अगर आप बेचते हो तो, बेचोगे तो कैश में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट, और किसी बंदे को उधारी बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स करना, अभी परचेज डेबिट मत कर देना, टू सेल्स करना। और अगर तुम एज इट इज यूज कर रहे हो, एज इट इज यूज करने का मतलब सर, अगर हम एज इट इज यूज कर रहे हैं मतलब कहीं चैरिटी में दे दिया, ड्राइंग्स हो गया, ठीक है, कोई लॉस बाय फायर हो गया या लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो वॉट एवर ये डेबिट हो जाएगा। और टू या ठीक है टू परचेजेज होगा, टू परचेज होगा। अब भी एज इट इज अगर तुम कर रहे हो ना, एज इट इज तुम इसको यूज कर रहे हो, कहीं पे लगा रहे हो, तो परचेज अकाउंट पहले डेबिट हुआ था और अभी परचेज अकाउंट ही क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है वाली चीज, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में दिया तो या तो आप फ्री सैंपल डेबिट कर दो, या तो फ्री सैंपल डेबिट कर दो, या बेटर है क्या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। कितना 1500, कितना 1500, 1500 रुपए ओके क्लियर है। आगे बढ़ो, स्टोलन बाय एम्प्लॉय कैश, एम्प्लॉय ने पैसा चुराया और माल भी चुरा लिया, क्या करोगे सर? नुकसान हो गया ना, लॉस, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। तुम्हारे यहां से पैसा चुराया ना, कैश बैलेंस कम हो गया कि नहीं हो गया तुम्हारे यहां, बिल्कुल, तो कैश को क्रेडिट कर दो। और क्या चुराया, गुड्स चुराया ना, हाँ सर गुड्स चुराया, टू परचेजेस, टू परचेजेस। एक बच्चा बोल रहा है सर धूम मूवी के अंदर है ना वो दिल भी चुरा लेते थे, ऐसी चोरी करते थे कि वो दिल भी चुरा लेते थे, नालायक हो। देखो, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है, जो माल हम खरीद के लेके आए थे वो चुरा लिया तो टू परचेज अकाउंट आ जाएगा ना। कितना अमाउंट है, कैश कितना कम हो गया 4000 से, और खरीदा हुआ माल कितने से कम हो गया है 6000 से, लॉस बाय थेफ्ट कितना आएगा 10000 ओके ठीक है सर। सर ये परचेज क्रेडिट होता जा रहा है, इसको हम ट्रेडिंग में कैसे शो करते हैं? हमको कुछ याद आ रहा है, यार तुम लोग ऐसा करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, ऐसा दिखाते थे जब तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, तो जब तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, तो सबसे पहले लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखते थे टू परचेजेस, फिर परचेज में से क्या करते थे, ऐसा लेस करते थे, परचेज रिटर्न,
लेस क्या कर दोगे, चैरिटी में अगर कुछ दिया हो तो, यहाँ पे कोई फ्री सैंपल में दिया हो तो वो इस तरीके से, कोई लॉस बाय फायर वगैरह हो, लॉस बाय थेफ्ट वगैरह हो तो यहाँ पे, तो जो भी एडजस्टमेंट होना है ना परचेज में से वो यहाँ पे होना है। जो तुम्हारा खरीदा हुआ माल तुम लौटा रहे हो या चोरी हो गया या एडवर्टीजमेंट में हो गया या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जो भी हो यहाँ पे लेस होके नेट अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा, नेट अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। डन। ओके इस तरीके से होगा, हाँ ये इस तरीके से एडजस्टमेंट बैठेगा। चलिए ओके सर, तो ये परचेज में से, ये हमने कोई अकाउंट को क्लोज नहीं किया। तुम सोचो परचेज अकाउंट इधर क्लोज हो गया, परचेज रिटर्न वगैरह इधर क्लोज हो गया, नहीं, ये तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन दिखाई है कि भाई ये परचेज हम क्रेडिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट को क्या किया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है। जो परचेज डेबिट हुआ था उसका क्लोज कैसे हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो इस तरीके से कितना परचेज अपने को क्लोज करना है, सिंपल। ठीक है, ये देखो परचेज यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका इफेक्ट शो कर रहे हैं हम लोग, इसका इफेक्ट शो कर रहे हैं 2000, 1500, 6000, यहाँ पे लेस हो जाएगा, यहाँ पर लेस हो जाएगा। डन। और नेट जो परचेज रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो चैरिटी एडवर्टीजमेंट लॉस बाय फायर है ये कैसे क्लोज होंगे, इसको पीएनएल में डालना, पीएनएल में डालना, पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, हो जाएगा क्लोज। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू चैरिटी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट। ओ आगे तक का बता दिया सर। हाँ पूरा चेन अगर नहीं समझ में आएगा ना, सिर्फ एंट्री एंट्री को सोचोगे तो क्या ही फायदा। एंट्री से वो लेजर का सोचो, लेजर से वो कहां तक जाएगा, पीएनएल में, बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, वो सब पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैड डेट अकर्ड प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड, बैड डेट हुआ था, राइट ऑफ कर दिया था, बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है बैड डेट टू डेटर। अब वो रिकवर हो गया, क्या करोगे, मान लो तुम किसी से पैसे मांगते थे, मान लो तुम किसी से पैसे मांगते थे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंसान तुम्हारा डेटर है, ठीक है, डेटर का नाम क्या रखें, कुछ भी रख दो ना यार, किसी को नाम क्यों लेना। जब माल बेचा तो मैंने डेटर अकाउंट डेबिट किया था टू सेल्स, मैंने कहा भाई पैसा दे देगा, उसने पैसा नहीं दिया, बैड डेट राइट ऑफ कर दिया मैंने, तो मतलब बैड डेट की एंट्री मार दी मैंने, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब उससे पैसा रिकवर हो रहा है, बोलो क्या एंट्री करूं। सर डेटर पहले डेबिट हुआ था, फिर बैड डेट की एंट्री में डेटर तो हो गया क्रेडिट, क्लोज हो गया, उसको ओपन मत करना वापस, पैसा आ रहा है ना, बैड डेट रिकवर हुआ है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट करना, और बैड डेट रिकवर्ड के लिए तुम अकाउंट यूज करना बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, सिंपल। ओके डन, हाँ सर डन। तो क्या एंट्री मारोगे, बैड डेट रिकवर्ड। ऐसा मत करना तुम्हें डराएगा धमकाएगा, है ना, कोई चिंकू था, चिंकू को तुमने माल बेचा बट पैसा डूब गया तो तुमने एंट्री कर दिया बैड डेट टू चिंकू। अब चिंकू से पैसा आया है, चिंकू से पैसा आया तो कई बच्चे कंफ्यूज होकर क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू चिंकू, नहीं, डूब गया ना पैसा, चिंकू को मत करना, चिंकू अकाउंट तुम ऑलरेडी क्या कर चुके हो, एडजस्ट कर चुके हो, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, खत्म। मतलब तुमको हिस्ट्री जानना पड़ता है उसका कि वो अकाउंट ओपन है कि नहीं है ना, वो देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल सर, समझ में आया ना ये वाली चीज। अच्छा लगा हो ना तो लाइक करना, है ना, कमेंट भी करना, यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो यस। ठीक है, तो क्या एंट्री करोगे, सर डेटर टू सेल्स पहले हो गया था, फिर जब डूब गया पैसा तो हमने एंट्री मारा होगा बैड डेट टू डेटर, अब पैसा रिकवर हो रहा है, नाउ रिकवर्ड, तो अभी चिंकू का नाम नहीं आएगा, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, टू बैड डेट रिकवर्ड, सिंपल। ओके कितना, 5000, 5000, सिंपल हो गया, डन। आगे बढ़ते नेक्स्ट। घोड़ा खरीदा तुमने, घोड़ा, घोड़ा खरीदा, क्या करोगे, लाइफ स्टॉक, क्या करोगे, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, होर्स अकाउंट डेबिट मत करना, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश कर दो, और बैंक से खरीदा हो तो बैंक कर देना, टू कैश अकाउंट, सिंपल, 15,000 रुपए, डन। जो तुमने घोड़ा खरीदा, अच्छा घोड़ा गधा तुम कुछ भी खरीदो तुम्हारी मर्जी, उसमें लाइफ स्टॉक ही डेबिट होगा, लाइफ स्टॉक ही डेबिट होगा। horse bought above died और इट्स carcass was sold, मर गया बेचारा, खरीदते ही मर गया,
अच्छा नहीं लगा तुम्हारे पास, बेचने से कुछ मिला 1,000 रुपया, घोड़ा कितने का था 15,000 का, तो अकाउंट से क्लोज भी कितने पे करना होगा 15,000 पे करना होगा कि नहीं करना होगा, 15,000 पे डेबिट किया तो क्रेडिट भी 15,000 से होगा, लेकिन पैसा तो 1,000 आया ना, बाकी का नुकसान बोलकर पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, सिंपल। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट। Goods sold for cash to a customer for rupees 6,000 and collected 10% sales tax on it. माल बेचा कैश में और 10% सेल्स टैक्स कलेक्ट कर लिया, क्या करोगे एंट्री? कैश में बेचा है तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना करूं सेल्स कितना करूं सर? देखो ऐसा है 6,000 का माल है, 6,000 का माल बेचा, 10% सेल्स टैक्स भी लिया, तो आपके पास टोटल कलेक्शन कितना है 6,000 प्लस 10%, 6,600। तो कैश अकाउंट डेबिट 6,600 टू सेल्स कितना करूं, 6,600 करूं या 6,000 करूं? सर सेल्स में ना 6,000 आएगा, 6,000 आएगा, क्यों? क्योंकि जो सेल्स टैक्स आपने कलेक्ट किया है ना वो आपकी लाइबिलिटी है, तो सेल्स टैक्स पेबल, वो गवर्नमेंट को जमा करवाना है, तुम्हारी इनकम नहीं है वो, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है वो। हाँ सिंपल, समझ में आ रहा है? तो भैया तुम्हारा पैसा नहीं है वो तुमने कलेक्ट किया गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है, वो तुम्हारी लाइबिलिटी है, वो तुम्हारी लाइबिलिटी है बेटा, ठीक है? तो ये इनकम 6,000 पे बुक करना और लाइबिलिटी 600 पे बुक करना, क्लियर है? चलो डन। इन्फोसिस के शेयर खरीदे 50,000 के और ब्रोकरेज भी दिया है 2% का और चेक के थ्रू पेमेंट किया है, ठीक है? तो जब तुमने शेयर खरीदे हैं तो दैट मीन्स तुमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट इन इन्फोसिस, इन्वेस्टमेंट इन इन्फोसिस लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ब्रोकरेज के लिए अलग से ब्रोकरेज डेबिट करने का जरूरत नहीं है, मतलब वही बात जो एसेट के लिए था, एसेट खरीदते हो फर्स्ट टाइम जो भी खर्चा होता है एसेट के नाम पे होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट पे जो भी तुम ब्रोकरेज वगैरह तुम देते हो तो इन्वेस्टमेंट ही डेबिट होगा, कितना? हाल फिलहाल इंटर तक तो ये होगा, फाइनल में जाके अगर अपन अलग बातें करेंगे वो अलग मैटर है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट डेबिट सर 50,000 क्यों होगा? 50,000 पे 2% ब्रोकरेज और लगाना, 50,000 प्लस 2%, 51,000 रुपए, 51,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 51,000 रुपए। ब्रोकरेज ऐसे नहीं दिखाना कि इन्वेस्टमेंट 50,000 ब्रोकरेज डेबिट 1,000 टू बैंक 51, नहीं ऐसे नहीं करना, पूरा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है 51,000 की कॉस्ट है, ओके डन। चलिए फिर ये हो गई जनरल एंट्रीज। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स को प्रमोट करना, और कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्ली पेमेंट निकलवाना। भैया 30 दिन का उधारी दे रहा हूं लेकिन अगर तुम 10 दिन में पैसा दे देते हो तो मैं तुमको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, दैट इज कैश डिस्काउंट। कैलकुलेशन किस पर होती है? ये तो लिस्ट प्राइस पर होता है, और ये सर कैश डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो पैसा अमाउंट बचेगा उस पर कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन होती है, ओके। हाँ आगे देखो, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में क्या बोला? इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बोला था ना ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया था, कैश डिस्काउंट को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, जब बिल बनेगा तो बिल बनेगा तो ट्रेड डिस्काउंट वहां पे लेस करके शो होगा, लेकिन कैश डिस्काउंट को बिल में नहीं दिखाया जाता, इनवॉइस में कैश डिस्काउंट नहीं आता और एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता। तुम एक ध्यान रखो, फोर्थ वाला भूल भी जाओगे ना, तुमको कौन सा बिल बनाना है ये जरूर ध्यान रखना कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मतलब एंट्री करते टाइम जो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव की तुम एंट्री करते हो वो कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता है, ओके। ये बिल रिसीवेबल की कुछ एंट्रीज हैं, ये जर्नल में भी कवर कर सकते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में भी हम कवर कर सकते हैं। चलो एक बार कर लेते हैं। एंट्रीज फॉर बीआर, बिल्स रिसीवेबल, मतलब डेटर को तुमने माल बेचा था तो डेटर को एंट्री क्या किया था तुमने? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब तुमने माल बेचा था, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो तुमने एंट्री क्या किया था? सर हमने एंट्री किया था डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके। अब डेटर से पैसा नहीं, क्या मिल रहा है? बिल रिसीव हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल है ना, बिल्स रिसीवेबल, तो एंट्री क्या करोगे? जो एसेट तुमको मिल रहा है बीआर अकाउंट डेबिट, पैसा मिलता तो कैश करते ना, अभी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। एक बार यहां पे सीख लेते हैं फिर वापस बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में फिर सीख लेंगे। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, ऐसा करने पर क्या हो गया? एक बार डेटर डेबिट हुआ था, एक बार क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया डेटर का अकाउंट, क्लोज हो गया, ओके। अब
हमारी बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल शो होगा, ठीक है, एसेट साइड। नाउ अब इस बिल का क्या कर सकते हो सर, इस बिल को हम अपने पास रख सकते हैं, या बैंक से जाके अभी डिस्काउंट करवा सकते हैं, या हम इसको अपने किसी क्रेडिटर को जो मुझसे पैसा मांगता है हम उसको बेच सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एट प्रेजेंट अगर मेरे को वो अमाउंट, वो बिल मुझे अपने पास रखना है, रिटेन करना है, तो मुझे कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, नो एंट्री रिक्वायर्ड। अभी मेरे पास बिल पड़ा है ना, बिल रिसीव हो गया, बस पड़ा है मेरे पास, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बैंक से अगर मैं डिस्काउंट करवा लेता हूं, मतलब मैं बैंक के पास जाता हूं, बैंक को कहता हूं देखो जी बैंक ये मेरे पास बिल है ना, बिल है, ये बंदा आएगा 3 महीने बाद तुमको पैसा दे देगा, तुम मुझे अभी पैसा दे दो। ये 10,000 का बिल है, तुम मुझे ना जो भी तुम्हारे चार्जेस, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 300 रुपए, 300 रुपए तुम्हारे कट करो, 9,700 रुपए मुझे दे दो। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये बिल ले जाकर मैंने उसको दे दिया। ओके, तो दैट मींस ये जो यहाँ पे बीआर डेबिट हुआ, इस वाले केस में क्रेडिट हो जाएगा। ओके सर, क्रेडिटर को दिया तो क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी होती है ना, तो क्या करूंगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को कोई पेमेंट हो रहा है मतलब लायबिलिटी कम हो रहा है, लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं। क्या दे रहा हूं, बिल टू बीआर अकाउंट, ये लो जी, जो बीआर मैंने डेबिट किया था, अगर ये वाला केस होता है तो भी बीआर क्रेडिट होके क्लोज हो गया। इस वाले में अभी तक बीआर अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, इस वाले में बीआर डेबिट तो हुआ बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। एट मैच्योरिटी 3 महीने पर क्या होगा, या तो डेटर अपने को पैसा दे देगा या फिर नहीं देगा। बिल अगर मेरे पास है और डेटर मेरे को पैसा देता है, तो जो भी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल के अगेंस्ट में पैसा है ना, टू बीआर अकाउंट। क्यों, पहले बीआर डेबिट हुआ था, अभी बीआर के अगेंस्ट पैसा मिलेगा तो क्रेडिट कर देना। अच्छा, अगर आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया होता तो पैसा तो आपके पास पहले ही आ चुका है, अब डिस्काउंट करवाएंगे तो मतलब तुम बैंक को बोल गया था ना ये बंदा आएगा तुमको पैसा दे देगा, तो वो पैसा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा, मुझे थोड़ा मिलेगा। तो मैं इसके लिए यहां पर कोई एंट्री नहीं करने वाला हूं, मुझे पैसा मिलना था, मिल गया। यहां पर क्या बोल गया था, क्रेडिटर को बोल गया था कि क्रेडिटर वो बंदा आएगा 3 महीने बाद तुमको पैसा दे देगा, तो पैसा किसको मिलेगा, क्रेडिटर को मिलेगा, तो मेरे को यहाँ पे कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है, सिंपल। अच्छा, लेकिन मैच्योरिटी पर अगर पेमेंट नहीं करता है डेटर अगर पेमेंट नहीं करता है तो क्या करूंगा, सर डेटर में पेमेंट नहीं किया, नहीं, तो हम तो सर डेटर अकाउंट को क्लोज कर चुके हैं, माल बेचा था डेटर डेबिट किया था, जब बिल रिसीव हुआ तो डेटर क्रेडिट करके हमने क्लोज कर दिया। अब मैंने कहा अब भैया अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो डेटर अकाउंट फिर से ओपन होगा, डेटर को फिर से अपनी बुक में शो करो, ले बेटा तूने पैसा नहीं दिया ना, तेरा नाम मैं फिर से अपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, डेटर अकाउंट डेबिट, चाहे बिल मेरे पास हो, चाहे बिल डिस्काउंट करवा लिया गया हो, चाहे बिल एंडोर्स कर दिया गया हो, तेरे को तो मैं अपनी बुक में डेटर करूंगा, डेबिट करूंगा। ओके, टू बिल अगर मेरे पास है तो टू बीआर, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था तो टू बैंक, और क्रेडिटर के पास है तो टू क्रेडिटर। सर ऐसा क्यों, बिल अगर मेरे पास है, जब बिल मिला था मैंने किया था बीआर टू डेटर, अभी वो क्या हो गया सर, बिल डिसऑनर हो गया, तो रिवर्स एंट्री मैंने किया डेटर टू बीआर, सिंपल, डेटर टू बीआर। अगर वो बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था तो मेरे पास पैसा आ गया था, ओके, बैंक वालों ने मुझे 9,700 रुपए दे दिए थे, 9,700 रुपए दे दिए थे, 300 रुपए डिस्काउंटिंग के काटे, 10,000 का बिल था। लेकिन अब वो बिल डिसऑनर हो गया, तो मैं कहूंगा डेटर तुझसे पूरे पैसे मांगना, 10,000 रुपए मांगना, डेटर से तो 10,000 लेने थे ना, बिल्कुल। तो बैंक वाले भी मेरे क्या कर देंगे, पूरे 10,000 रुपए कम कर देंगे, क्योंकि बैंक 9,700 थोड़ा ना करेगा, बैंक ने तो कहा 300 रुपए तो मेरे चार्जेस थे, 3 महीने बाद तुमने कहा था वो बंदा आएगा 10,000 रुपए देगा, वो नहीं दे रहा तो भैया तुम दो। तो बैंक ने इमीडिएट क्या किया है ना, ऐसे फटाक से काट दिया मेरा बैलेंस, है ना, अकाउंट से बैलेंस काट दिया, तो टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपए। ओके, अगर वो क्रेडिटर के पास था बिल, तो मैं बोला था क्रेडिटर तुमको आएगा 10,000 रुपए दे देगा, नहीं दे रहे हैं तो क्या करेगा, क्रेडिटर को अपनी बुक में वापस रेज करना पड़ेगा ना, लाइबिलिटी मानना पड़ेगा ना, क्रेडिटर कहूंगा भाई देता हूं यार, देता हूं 10,000 रुपए तुमको दूंगा, तो अभी फिलहाल के लिए तुमको लाइबिलिटी मान रहा हूं, सिंपल, क्लियर है। तो जब भी बिल डिसऑनर होता है, ध्यान रखना डेटर तो डेबिट होगा ही होगा,
बिल तुम्हारे पास है तो टू BR कर देना, बैंक के पास है तो टू बैंक कर देना, और क्रेडिटर के पास है तो टू क्रेडिटर कर देना। बड़ा सिंपल सा है। चलिए सर, डिसऑनर की एंट्रीज इतनी आसान है? हाँ इतनी आसान है। आगे देखो नेक्स्ट, एंट्रीज फॉर बिल्स पेबल। जैसे BR रिसीव होता है वैसे ही बिल इशू भी करते हैं। तो कोई मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर कैसे बना, मैंने उससे माल खरीदा होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब उस क्रेडिटर को मैं पैसा ना देके बिल इशू कर रहा हूं, तो एंट्री क्या करूंगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। फास्ट ट्रैक चल रहा है तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। BR नहीं बोलेंगे इस बार, BP बोलेंगे, बिल्स पेबल। अब अगर मैं मैच्योरिटी पर पेमेंट कर देता हूं तब तो BP अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, और बैंक या कैश जो भी। और अगर पेमेंट नहीं करता हूं मैच्योरिटी पर, तो BP अकाउंट डेबिट टू वापस क्रेडिटर कर देना। BP वाली लायबिलिटी तब तक ही कि भाई BP का पेमेंट करना है। जब BP का पेमेंट नहीं किया तो क्या करें, वापस BP को तो डेबिट कर देना और क्रेडिटर का नाम लिख देना, टू क्रेडिटर अकाउंट। सिंपल, ये वाली एंट्री को रिवर्स कर देना, हो गया, दैट्स इट। नक्की इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, जर्नल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। जर्नल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। चलिए डन है क्या? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं अगली क्लास में।